हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एकदम पढ़ाई के लिए रेडी होंगे। बच्चों, पीछे वाले लेक्चर में आप लोगों ने 2 चर वाली रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी, 3.2 कंप्लीट की थी और आज यहां पर 3.3 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हकीकत में समीकरण के हल करने की जो प्रतिस्थापन विधि है उससे संबंधित सारे प्रश्न हैं। प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हम कैसे हल करते हैं, आइए इस एक्सरसाइज में आपको समझना है। मोस्टली यहां पर 2 विधियां हैं समीकरणों के हल करने की। एक विधि जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि जिसको कहते हैं विलोपन विधि। तीसरी विधि जो आपकी बीजगुणन विधि थी वो आपको पाठ्यक्रम से अब निकाल दी गई है, आपको नहीं पढ़नी है। केवल और केवल 2 विधियां पढ़नी है, जिसमें से प्रतिस्थापन विधि ये 3.3 एक्सरसाइज में आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान से प्रश्न होते हैं, बिल्कुल आसान से प्रश्न होते हैं। और वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि इन प्रश्नों को आपने क्लास 8 में शायद 9th में भी कुछ ऐसे पढ़े हैं, बड़े आराम से इनको कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो प्रतिस्थापन का मतलब पहले बताओ क्या होता है बच्चों। प्रतिस्थापन का मतलब यह होता है कि यहां से एक चीज को उठा के अगर कहीं दूसरी जगह रख दी जाए तो ये कहते हैं कि इसको हमने यहां से यहां प्रतिस्थापित कर दिया है, यही तो प्रतिस्थापन का मतलब है। तो बस यही यहां पर करना है, एक चर को उठा के हमें दूसरे समीकरण में उस चर का प्रतिस्थापन कर देना है और उसके मदद से एक चर वहां विलुप्त हो जाता है, दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाता है। बस ये प्रोसेस पूरे हर सवाल में यही करना है। ठीक है, तो आइए यहां पर हम पहला प्रश्न लेते हैं। कैसे देखो करेंगे, एक प्रश्न के ही माध्यम से सीधा सीधा कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है बताओ भाई, पहला प्रश्न क्या है। चलिए यहां देखो, हम देख के अपनी बुक से आप देख लें। जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना है। लिखा है x प्लस बाई बराबर 14। एक आपका ये इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है, लिखता है x प्लस बाई बराबर में ये 14 दिया गया है। एक इक्वेशन ये है और इसके बाद दूसरा एक और इक्वेशन दिया गया है जो कि इस प्रकार से है कि x माइनस बाई बराबर 4 है ना। क्या दिया गया है, x माइनस बाई बराबर 4 दिया गया है। बच्चों यहां पर बहुत साधारण सी बात होती है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना है। यहां लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो कैसे करना है बच्चों, यहां पर 2 जो समीकरण दिए जाएंगे उनमें ये बिल्कुल अनिवार्य बात नहीं है कि किस समीकरण से चर का मान निकालो, इससे निकाल के यहां प्रतिस्थापन करना है या इससे निकाल के यहां प्रतिस्थापन करना है। वो अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हो, जिससे मान सरलतम रूप से निकल आए। जैसे हम ये कहें कि समीकरण दूसरे से x का मान निकाल सकते हो या फिर y का मान निकाल सकते हो, तो अगर यहां से निकालोगे तो ऊपर वाले समीकरण में रखना पड़ेगा और यदि ऊपर वाले से निकालते हो तो फिर नीचे वाले में रखना पड़ेगा। ये अपनी सुविधा के अनुसार आप रख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो हमें क्या करना है, देखो हम किसी भी चलो हम लिख लेते हैं समीकरण 2 से। तो यहाँ समीकरण 2 से x का मान बच्चों निकालें तो बहुत आसान से माइनस का बाई है ना, इधर भेज दो तो ये x का मान निकल के आ जाएगा कितना, 4। तो अपना ज्यों का त्यों बराबर के बाद 4 है, ज्यों का त्यों है, केवल माइनस का ये इधर ले जाओ तो प्लस का बाई हो जाएगा। बोल हो जाएगा कि नहीं। और यहां पर इसको हम नंबर तीसरा दे देते हैं। अब बच्चों ये x का मान हमने कहां से निकाला, दूसरे वाले समीकरण से निकाला है, तो अब हमें रखना कहां है, पहले वाले में रखना है। पहले से निकालो तो दूसरे में रखो, दूसरे से निकालो तो पहले में रखो, बस ऐसे समझो। तो यहां पर x का मान हमें कहां रखना है, पहले वाले में रखना है। यहां लिखते हैं समीकरण 3 से x का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे। ठीक है, चलो भाई बिल्कुल सही है, 1 नंबर में रखो। इस x की जगह पर आपको 4 प्लस बाई रखना है। ये x लिखा है ना, बस इसी की जगह पर यहां पर x बाई 4 प्लस बाई रख दो। क्या रखना है, 4 प्लस बाई रखना है, प्लस अपना ज्यों का त्यों रखना है, बाई अपना ज्यों का त्यों रखना है, बराबर 14 भी ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है, कोई समस्या। अब यहां पर देखो बाई और बाई को दोनों को जोड़ सकते हो, 2 बाई हो जाएगा, बराबर का निशान है,
14 अपना ज्यों का त्यों है, ये 4 को इधर भेज दो, तो ये 4 जब इधर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। 4 प्लस का है, इधर भेज दिया, पक्षांतर किया है तो प्लस वाला माइनस में पहुंचेगा। अब यहां पर देखो 2/, ये 2/, बराबर का निशान, और 14 में से 4 घटाओ तो क्या बचेगा? 10 बचेगा। और यहां से बाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो 10/2 लिखेंगे। अब बस बाई का मान यहां से हमें 5 मिल रहा है। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 2 पंचे 10, तो यहां से बाई का मान कितना मिला? 5। इस बाई के मान को आप समीकरण 3 में उठा के रख दें, इस बाई के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दें तो x का मान निकल के आ जाएगा। यहां लिख देते हैं बाई का ये मान, बाई बराबर 5 कहां रखें? समीकरण 3 में रख दें। समीकरण 3 में, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि 3 में रखें, आप चाहो यहां 1 में रख दो, आप चाहो 2 में रख दो, आप चाहो 3 में रख दो, एक ही बात है, किसी से भी निकाल सकते हो। यहां पक्षांतर भी नहीं करना पड़ेगा, सरलतम रूप से x का ही सीधा सीधा मान ज्ञात हो जाएगा। तो x बराबर 4 अपना ज्यों का त्यों, फिर प्लस का निशान है, देखो ज्यों का त्यों। अब बाई है, बाई को हम 5 लिखेंगे, बाई की जगह 5 लिख दिया। ये बाई है, यहां क्या लिखना है? 5। तो ये 5 और 4 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस x का मान हमने निकाल लिया 9 और बाई का मान हमें यहां पर मिल गया 5। अब बोलो बच्चों यहां पर कोई समस्या है क्या? इस तरीके से यहां पर देखो ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। इसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। अच्छा, ये जो हमने किया ना, यहां से बाई का मान, यहां से हमने x का मान निकाला, कोई जरूरत नहीं है। आप चाहो तो ऊपर वाले समीकरण से बाई अथवा x का मान निकाल सकते हो, तो फिर नीचे वाले में रखना पड़ेगा आपको। ऊपर से रखो तो नीचे में रख दो, नीचे से रखो तो ऊपर में रख दो, बस ऐसे। ठीक है, चलिए जल्दी नोट कर लें, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं, जल्दी से करें। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखो इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? देखिए, बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं, ध्यान से, पूरा ध्यान एकदम यहां बोर्ड पर रखा करो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपका दूसरा क्या कहता है। दूसरा आपका जो प्रश्न है वो क्या है, देखिएगा ध्यान से। इसका पहले प्रश्न का दूसरा भाग है, ये दूसरा प्रश्न नहीं है, बल्कि प्रश्न तो पहला है और इस प्रश्न पहले का ये दूसरा वाला भाग है। ये देखिए, इसमें जो चर दिए गए हैं वो s और t दिए गए हैं। पहला इक्वेशन है s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर में 3 दिया गया है। ठीक है, एक दूसरा इक्वेशन दिया गया है s/3 प्लस t/2, s/3 प्लस t/2, और यहां पर इक्वल टू 6 दिया गया है, ये 6 दिया गया है। ये 2 इक्वेशन आपको दिए गए हैं। अब बच्चों यहां से भी वही काम करना है, बिल्कुल सिमिलर काम। जहां से भी आपको सरलतम तरीके से s अथवा t का मान निकालने में सहूलियत मिल जाए, वहां से आप निकाल सकते हो। पहले में मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो सहूलियत से s या t का मान निकल आएगा। यहां पर बटे में संख्याएं लिखी हैं तो शायद कुछ कंफ्यूजन हो जाए, तो कंफ्यूजन नहीं करनी है, बिल्कुल समीकरण 1 से कर लेते हैं। देखो समीकरण 1 से यहां s का मान निकालो तो ये माइनस का t इधर भेज दो, तो ये s का मान क्या हो जाएगा? 3 में t जुड़ जाएगा, 3 प्लस t हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? और बस जो s का मान निकला है उस पर हम तीसरा नंबर डाल दें। अब इस s के मान को रखना कहां है? इसमें नहीं रखना है, इसमें रखना है, क्योंकि ऊपर से हमने निकाला है, तो अब दूसरे वाले में रखना है। तो यहां लिखेंगे s का मान कहां रखें? समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है भाई, रख लेते हैं। यहां पर देखो s की जगह पर लिखेंगे 3 प्लस t, और अपॉन में 3 अपना ज्यों का त्यों है, प्लस t/2 ज्यों का त्यों है, बराबर में 6 ज्यों का त्यों है। और यहां से बच्चों 3 दूनी 6, देखो इसका एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आएगा। 3 2 का यहां गुणा करोगे, देखो 3 का यहां कर दो, ऐसे ऐसे करना में। ये क्या है, अगर इन दोनों का गुणनफल एलसीएम आता है तो फिर ऐसे ही कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। ठीक, तो यहां पर देखो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2t, और प्लस में 3 का यहां पर 3 का t में गुणा, 3t बराबर यहां लिखेंगे 6। अब यहां पर देखो ये आपका t है, ये भी t है, तो 3 और 2 5t हो जाएगा। 6 प्लस 5t, ये 2t और 3t जोड़ गया, और बटे वाला ये इधर जाएगा तो कायम हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 6 में 6 का गुणा हो जाएगा।
अब यहां पर देखो 5t अपना बिल्कुल ठीक लिखा है, बराबर का निशान लगाओ, 6 का 6 में गुणा, ये क्या हो जाएगा 36। अब ये प्लस का 6 इधर भेज दो तो माइनस का 6 बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं। तो अब इस तरीके से देखो, ध्यान दें, ये हमारे पास हो गया 5t, बराबर का निशान लगाओ, 36 में से 6 घटाओगे 30 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। अब t का मान निकालो तो देखो गुणा वाला 5 है, ये 5 को हटाओ कहां जाएगा, भाग में जाएगा। तो आपको यहां से t की वैल्यू मिल जाएगी कितना, t बराबर आपको मिल जाएगा 30 बटे में आपको 5 लिखना है। 5 से डिवाइड करो, 5 छक्का 30, दो को 6 बार कटेगा, तो आप यहां t की वैल्यू 6 लिख दो। ये देखो t की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अब इस t की वैल्यू को आप यहां 3 नंबर में रख दो तो s की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी सीधा सीधा। तो यहां पर क्या करना है, t का मान कहां रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो तो ये हो जाएगा s बराबर 3 प्लस t का मान 6 लिखो तो s बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने s और t के मान ज्ञात कर लिए। s का मान 9, t का मान 6, ये हमारा समीकरण का हल है, ये इस तरीके। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए, हर प्रश्न को ऐसा ही करना है, बस थोड़ा गणना करने में गलती ना करें, इधर का उधर पक्षांतर करने में गलती ना करें। प्लस वाला माइनस में जाएगा, माइनस वाला प्लस में जाएगा, है ना, गुणा वाला भाग में जाएगा, है ना, माइनस वाला प्लस में, मतलब इधर का उधर पक्षांतर करते समय कोई गलती ना हो, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। जल्दी इसको भी नोट करो, बहुत जल्दी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं। इसका तीसरा पार्ट देखो क्या है, पार्ट इसका तीसरा क्या है, ध्यान से देखो। ये है आपका प्रश्न नंबर 1 और इसका तीसरा भाग देखो। इक्वेशन क्या क्या दिए गए हैं यहां पर, हमें इसमें दिया गया है 3x माइनस बाई बराबर 3, एक इक्वेशन है 3x माइनस बाई और बराबर में कितना है 3, 3x माइनस बाई बराबर 3। और दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 3 बाई, क्या लिखा है 9x माइनस 3 बाई बराबर में 9 लिखा है। बच्चों अगर ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों इक्वेशन वास्तव में एक ही हैं। ये दोनों समीकरण एक ही समीकरण हैं। ध्यान से देखो, अगर इसमें यहां 3 से गुणा, ऊपर वाले समीकरण में 3 से गुणा कर दिया जाए तो यही इक्वेशन बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि दोनों समीकरणों से जो रेखाएं खींची जाएंगी वो समपाती रेखाएं होंगी। इन रेखाओं के अंततः अनेक हल होते हैं। याद करो, इससे पीछे वाली एक्सरसाइज में आपने ये बातें पढ़ी हैं, पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो बस उसी प्रोसेस से अगर हम मोटा मोटी देखें, बिना हल करे देखें, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि इसके अंततः अनेक हल होंगे। इसका हल अद्वितीय नहीं होगा, इसका हल अद्वितीय प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी। ये तो हर जगह पर एक दूसरे से ऊपर से होती हुई जाएंगी, तो बहुत ज्यादा प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएंगे और प्रत्येक प्रतिच्छेद बिंदु ही समीकरण का हल होता है। तो इसके कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। अब हमें करना क्या है, देखो इसी प्रोसेस से देखो करके दिखाएं। हम समीकरण एक से देखो, समीकरण 1 को ध्यान से देखो, 1 को यहां से अगर हम x या y का मान निकालना चाहें तो देखिए ध्यान से, यहां से अगर y का मान निकालो, देखो ये लिखा है हमारा माइनस बाई, यहीं छोड़ो, ये माइनस का y बराबर 3, ये 3 जो 3x प्लस का है ना, इधर ले जाओगे माइनस का 3x हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। अब हम ऐसा करते हैं, माइनस से सब में गुणा कर दें तो माइनस से गुणा करने पर ये प्लस का y हो जाएगा, और ये 3x भी आपका प्लस का, माइनस का है ना, प्लस का हो जाएगा, और ये 3 जो प्लस का है वो आपका माइनस का हो जाएगा। देखो ये y का मान हमारा 3x माइनस 3 मिल गया। ये y का जो मान मिला है कहां से मिला है, समीकरण 1 से मिला है। अब रखना कहां है, समीकरण 2 में रखना है। देखो 2 में रख दें अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 9x, यहां लिख देते हैं, ऐसा एरो ना लगा के बल्कि यहां लिख दिया करो। क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान दूसरे वाले समीकरण में जब रखोगे तो ये देखो 9x अपना ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस में 3 और y का मान लिखोगे 3x माइनस 3 लिखोगे, फिर बराबर में यहां 9 ज्यों का त्यों लिखोगे।
अब ये 9x अपना ठीक है, माइनस यहां अंदर गुणा करो तो ये 3 त्रिका 9x ये भी हमारा हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 3 का गुणा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बराबर 9 अपना ज्यों का त्यों हो जाएगा। देखो ये आपका माइनस का है, ये 9x प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां 9 बराबर 9 निकला है। क्या निकला है? जो बिल्कुल सही बात है, 9 तो 9 के बराबर होता है, 9 9 के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब सही लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर x के ये जो समीकरण दिखाई दे रहा है, इसमें इस समीकरण के जो भी हल होंगे, इस समीकरण का जो अद्वितीय हल होता है, इसका जो हल होगा अर्थात x और y के जो मान होंगे, उससे वो ही मान इस समीकरण को भी संतुष्ट कर जाएंगे। अगर हम ये कहें कि x का मान यहां k ले ले, x का मान k अगर ले लिया जाए तो उस k के लिए ये भी समीकरण आपका संतुष्ट हो जाएगा। अर्थात k मानी क्या है? k का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, मतलब सभी के सभी मान, इसके सभी मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। मतलब यहां पर लिख सकते हैं इसके अंततः अनेक हल होंगे। आप यहां ऐसा लिख दें, अतः इन समीकरण युग्मों से निरूपित, इन समीकरण युग्मों से निरूपित, समीकरण युग्मों से निरूपित रेखाओं के, ऐसे लिख दें, रेखाओं के अंततः अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इतना आपको नोट करना है, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर हल नहीं है, इस मतलब यूनिक सॉल्यूशन इसका नहीं है, इसलिए यहां पर हल हम नहीं बता सकते कि कौन कौन से इसके हल हैं, अनेक हल इसके होंगे, ठीक है। तो इसको आप तीसरा पार्ट इसका नोट करें बहुत जल्दी से। अब देखो इसके और आगे का एक प्रश्न देखते हैं, इसका चौथा पार्ट देखिए। देखिए चौथा पार्ट क्या है। चौथे पार्ट में यहां पर जो इक्वेशन दिए गए हैं वो कुछ दशमलव वाली संख्याओं में दिए गए हैं। लिखा है यहां पर, इसका 1 का चौथा आपका ये पार्ट है, और इसमें दिया गया है कि पहला इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y और बराबर में 1.3, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस 0.5y, 0.4x प्लस 0.5y बराबर में क्या है, ये दिया गया है 2.3 दिया गया है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। वैसे तो बच्चों अगर इसमें कुछ भी ना करें और वैसे ही जैसा उसमें किया था बिल्कुल वैसे ही करने लगे तो अभी कोई समस्या नहीं, लेकिन गणना करने में आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि दशमलव लगे ना, तो मेरे ख्याल से दशमलव को गायब कर लो, पहले खत्म कर लो। कैसे? हर एक में देखो एक अंक के बाद दशमलव है कि नहीं है, यहां नीचे भी वही बात है। तो आप एक काम करो कि दोनों समीकरणों में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 का गुणा यहां करो, दशमलव खत्म हो जाएगा। 10 का गुणा करने से दशमलव दाईं ओर खिसक जाता है एक अंक, तो ये वाला दशमलव कहां आ जाएगा, यहां 13 के बाद आ जाएगा, है ना। 13 बन जाएगी संख्या, ये पूरी 3 बन जाएगी, यहां पर पूरा 2 बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार नीचे यहाँ 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। तो हम क्या यहां लिख दें, समीकरण, चलो इस पर नंबर हमने पहले ही डाल दिए, समीकरण 1 व 2 में 10 का गुणा करने पर, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। 10 का गुणा करो तो यहां पर 10 का जब गुणा करेंगे तो हमें 2x मिलेगा, 10 का यहां गुणा करेंगे 3y मिलेगा, 10 का यहां गुणा करेंगे तो 13 पूरा हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर 10 का गुणा करने से हो जाएगा 4x प्लस में 5y और यहां पर 23 मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो इन पे नए नंबर डाल लो, यहाँ 3 नंबर डाल लो, यहां पर इसका 4 नंबर डाल लो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। वैसे इक्वेशन तो वही है। अब हम वही पुरानी वाली बात करना शुरू कर दें, चाहे समीकरण 1 से अथवा समीकरण 2 से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालो। तो यहां पर तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सिमिलर जैसे दिख रहे हैं, चाहे आप पहले से निकालो या दूसरे से निकालो, एक बिल्कुल सेम कंडीशन के हैं। तो चलो पहले इससे निकाल लेते हैं। तो यहां लिख दें समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या करेंगे, 3 से देखो ध्यान दें, यहां 2x तो यहीं छोड़ो,
बराबर, ये 13 लिखा है बराबर के बाद ज्यों का त्यों है। ये वाला इधर वाला पद जो 3 बाई दिखाई दे रहा है ना, 3 बाई को इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा 3 बाई। बोलो हो जाएगा कि नहीं। अब यहां x का मान निकालोगे तो 2 से भाग देना पड़ेगा, मतलब ये x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 बाई और नीचे बटे में 2 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं। बस इस पर हम एक और नया नंबर डाल देते हैं, चलो 5 डाल दिया। इस x के मान को हमने कहां से निकाला है, इस वाले से निकाला है, तो अब रखना कहां है, इसमें रखना है। अब ऊपर वाले समीकरण भूल जाओ, क्योंकि ऊपर वाले समीकरण को हमने ये इस रूप में बना लिया, वह है तो वही समीकरण। यहां पर इसमें रख दें, कौन से में, 4 नंबर में। आप लिखो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान कहां रखें, समीकरण 4 में रखने पर। चलो भाई 4 में रख लेते हैं, तो ये आपका 4 तो ज्यों का त्यों रहेगा। देखो 4 ज्यों का त्यों, x जहां लिखा है उसके जगह पे इतना पूरा का पूरा लिखना है। क्या लिखना है, 13 माइनस 3 बाई बटे में 2 पूरा लिख दिया हमने। 4 ज्यों का त्यों, x का ये मान लिख लिया, प्लस 5 बाई अपना ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर में 23 रहेगा। ठीक, x देखो खत्म हो गया ना, x का काम खत्म हो गया। x खत्म करना है या बाई खत्म करना है, एक चर को हमें खत्म करना है बस सीधा। तो अब देखो यहां से 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 2 बार देखो कट जाएगा। इस 2 का अंदर गुणा करो, 2 का यहाँ 13 दूनी 26 लिख लें, माइनस 2 का 3 में गुणा 6 बाई लिख लो, प्लस 5 बाई अपना ठीक लिखा है, बराबर ठीक है 23 ठीक है। ठीक है, अब बताओ ये माइनस का 6 बाई है, प्लस का 5 बाई है, 6 बाई माइनस का 5 बाई प्लस का, तो इन दोनों का हिसाब किताब बताओ कितना होगा, कितना होगा बोलो। माइनस का 6 प्लस का 5, हिसाब किताब बताओ, एक माइनस का बचेगा कि नहीं, माइनस का 1 बाई बचेगा। तो आपको यहां पर लिखना है माइनस में 1 बाई बच रहा है, देखो यहां लिख देते हैं माइनस में 1 बाई, और ये 26 जो प्लस का है वो इधर ले जाओ तो 23 माइनस 23 तो आपका लिखा ही लिखा है, और माइनस का ये 26 हो जाएगा, ये 26 इधर रहेगा तो माइनस का 26 हो जाएगा, 23 माइनस 26। अब यहां से देखिए माइनस में बाई बराबर ये माइनस का 26 और 23 घट गया तो माइनस का 3 बचेगा, दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बाई की वैल्यू 3 मिल गई है। बाई की वैल्यू 3 मिल गई। इस बाई की वैल्यू को उठा के आप यहां रख दो, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। आपको क्या करना है, बाई का मान, क्या करना है, बाई का मान समीकरण 5 में रखना है। 5 में रखने पर अगर यहां 5 नंबर में रख दें तो ये हमारे पास देखो x का मान सीधा सीधा हो जाएगा, बराबर 13 अपना ज्यों का त्यों है, फिर माइनस अपना ज्यों का त्यों है, 3 भी ज्यों का त्यों है, बाई जो लिखा है उसके जगह पर 3 लिख दो, और फिर बटे 2 ज्यों का त्यों। ठीक, सही है। अब बस यहां पर देखो x का मान कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे में लिखो 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 में से 9 घटाओ 4 बचेगा, बटे में लिखो 2, बराबर में 2 दूनी 4, 2 बार कट गया। बस यही आपका आंसर है, x बराबर 2 बाई बराबर 3, ये आपका हल है, समीकरण का हल है। ठीक, इस तरीके से करना है। ठीक है, ये चौथा भाग हो गया, जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलिए और आगे देखो, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन जो 5वां है उसको जरा ध्यान से देखो, उसमें क्या लिखा है। जो 5वां प्रश्न है उसमें जो बराबर में लिखा है वो 0 लिखा है। देखो ध्यान दें, x बाई के गुणांक कुछ भी हो, अगर प्लस माइनस करके जोड़ के बराबर 0 लिख दिया जाए, दोनों समीकरणों में है ये, तो निश्चित रूप से x का मान बाई का मान दोनों का मान 0 ही आएगा, ये निश्चित है। अगर इस टाइप का कोई प्रश्न हो, जैसे ax प्लस बी बाई और बराबर 0, यहां पर cx प्लस या माइनस भी हो सकता है डी बाई बराबर 0, तो बच्चों निश्चित रूप से इस समीकरण का हल x बराबर 0 बाई बराबर 0 ही आएगा। इस टाइप का अगर कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से देखो यहां पर बराबर में 0 है, यहां भी बराबर 0 है, केवल x और बाई हैं उनके गुणांक साथ में हैं, और यहां पर प्लस करके कोई अचर पद नहीं है, ना बराबर में कोई अचर पद है। इसी प्रकार यहां भी है, x और बाई के गुणांक तो हैं लेकिन प्लस अचर पद नहीं है या माइनस अचर पद नहीं है, ना बराबर में कुछ है। तो अगर बराबर में 0 लिखा है, x बाई के गुणांक कुछ भी बने रहे, इनको हल करोगे तो x का मान 0 बाई का मान 0 ही आएगा, डेफिनेट बात है। और इसी टाइप का आपका ये क्वेश्चन है
तो इसको भी देखो हल करके दिखाएंगे, बिल्कुल x का मान 0, y का मान 0 ही आएगा। क्या लिख रहा है देखो प्रश्न आपका क्या है, ये आपका लिखा हुआ है, देखो प्रश्न इसमें लिखा है √2x, देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है √2x प्लस √3y और बराबर क्या है 0, और ये दूसरा वाला लिखा हुआ है √3x माइनस √3y, √3x माइनस √3y बराबर 0 लिखा है। तो बच्चों बिल्कुल बताओ उसी फॉर्मेट का है कि नहीं, जो अभी हमने लिखा था उसी फॉर्मेट का है। तो यहाँ पर चलिए 8y है, कोई बात नहीं, √8 लिख लें, √8y है, ठीक है, अच्छी बात है। तो बच्चों इनको देखो हल करके देखो, यहाँ पर बिल्कुल उसी रूप का है जो अभी हमने आपको बताया था। तो इसमें x का मान 0, y का मान 0, दोनों के मान 0 ही आएंगे। देखो करके दिखाते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालें और दूसरे में रखें। पहले से निकालें तो दूसरे में रखेंगे, और दूसरे से निकालें तो पहले में रखेंगे। चलो हम दूसरे से निकाल देते हैं। देखो समीकरण 2 को देखो, ध्यान दें, समीकरण 2 को ध्यान से देखो। तो यहाँ 2 को ऐसे लिख सकते हो, देखो ये ज्यों का त्यों लिखो, यहीं √3x, ये माइनस का है इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा √8y। बस x का मान निकालो तो क्या करना है, √3 से भाग करना पड़ेगा, x बराबर हो जाएगा √8y बटे में हो जाएगा √3। ये हो गया नंबर 3 समीकरण। यहां जो x का मान निकला है वो कहां से निकाला है, इस वाले से निकाला है। तो अब रखना कहां है, इसमें रखना है। चलो रख देते हैं। देखो यहां समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहां पर देखो समीकरण 1 में रख देते हैं इस x के मान को, √2 अपना ज्यों का त्यों रहेगा। x के जगह पर क्या लिखना है, √8y बटे में √3 रखना है, ठीक है, प्लस √3y ज्यों का त्यों और बराबर यहां लिखो 0। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, यहां इसका तो इसमें गुणा सीधा सीधा हो रहा है, √2 √8 √16, और √16 का मतलब जानते हो कितना होता है, √16 का मतलब 4 होता है। 4 चौको 16, 4 का वर्ग 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो यहां पर 8 दूनी 16 का वर्गमूल 4 लिखना है, इंटू में y लिखना है, बटे में √3 अपना ज्यों का त्यों है, प्लस में √3y, यहां पर कुछ नहीं है, बटे में 1 कर सकते हो समझने के लिए। अब यहां से एलसीएम आएगा √3, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो 4y, प्लस का निशान लगाओ, √3 में √3 का गुणा पूरा 3y बराबर यहां लिखो 0। अब यहां पर देखो ये बटे वाली जो संख्या दिख रही है वो इधर भेजोगे तो 0 में गुणा हो जाएगा, मतलब इन दोनों को ऊपर को जोड़ो तो 7y मिलेगा, और यहां पर मिलेगा 0। √3 का यहां पर गुणा ऐसे, चलो एक बार लिख लेते हैं, 0 के साथ √3 का गुणा हो जाएगा पूरा 0। 7y बराबर 0 मिला कि नहीं, अगर 7y का मान 0 है तो बताओ फिर y का मान कितना होगा, कहोगे 0 बटे 7 होगा। 7 से अगर 0 में भाग दिया जाए तो आएगा तो 0, आएगा 0 कि नहीं, तो y का मान देखो 0 आया कि नहीं आया, y का मान 0 आप यहां रखो, x का मान 0 हो जाएगा। अब लिखो y बराबर 0, कहां पर लिखो, समीकरण 3 में लिख दो। समीकरण 3 में रखने पर तो यहां पर देखो रख के ये हो जाएगा x बराबर √8, y का मान लिखो 0, बटे में लिखो √3। 0 का किसी में गुणा करते ही ये भी 0 हो जाता है, किसी की राशि में 0 से गुणा करो पूरा 0 होता है कि नहीं, तो बस x का मान 0, y का मान 0, जैसा कि हमने पहले बिना सोल्व किए ही आपको बता दिया था कि इसका आंसर क्या आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि ये आपका जो समीकरण लिखा है उसका फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि यहां पर कोई अचर पद नहीं लिखा है, केवल x y के गुणांकों में समीकरण है, बराबर में 0 है, इसलिए यहां पर x और y दोनों के मान 0 ही निकलेंगे। ठीक है, ये इसका 5वां पार्ट है, तो वही कर लो इसको भी। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी करें, और इसके बाद देखो इसका एक पार्ट और है, वो भी देख लेते हैं। पहले प्रश्न का जो अंतिम पार्ट है उसको भी देखो। वैसे तो अगर आप चाहते तो एक प्रश्न जैसे किया ना, बिल्कुल सिमिलर तरीका है, हर प्रश्न का एक ही तरीका है, उसी पैटर्न पे आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे, सभी प्रश्न कर सकते हो।
चलिए कोई बात नहीं, हम सब प्रश्न कर लेते हैं। आपका छठवां प्रश्न है, लिखा है, क्या लिखा है भाई बताओ, क्या लिखा है? ये 3x लिखा है या 8x? 3x है ना, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। ये है हमारा प्रश्न। पहले प्रश्न का छठवां भाग है ये आपका, कौन सा है? छठवां भाग है। और इसमें लिखा है 3x और फिर इसके 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3, -5y बटे 3 और बराबर क्या है? बराबर हमें दिया गया है यहां पर -2। और इसके बाद ये दूसरा जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, x बटे 3 प्लस y बटे 2, x बटे में 3 प्लस y बटे में 2 और बराबर में दिया गया है कितना? 13 बटे 6। क्या दिया है? 13 बटे में 6 दिया गया है। तो आप ध्यान से देखो, काम हमें बिल्कुल वही करना है जैसा कि पहले बताया कि एक किसी समीकरण से एक चर का मान निकालो और दूसरे में रख दो। भाई दबे अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा हो कि ये तो बटे अटे वाला है, हिसाब किताब झमेला कुछ गलत हो जाएगा, तो आप चाहो तो ये बटे अटे वाला झमेला भी खत्म कर सकते हो। कैसे? बड़े आराम से। देखो 3 दूनी 6 एलसीएम आएगा ऊपर, नीचे भी 3 दूनी 6 एलसीएम आएगा। अगर आप चाहो तो 6 का गुणा इसमें पूरे में कर दो, 6 का गुणा इस पूरे में कर दो, झमेला खत्म हो जाएगा, बटे वाला काम खत्म। ठीक। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि 3 दूनी 6 एलसीएम आएगा, 3 का यहां गुणा हो जाएगा, 2 का यहां गुणा हो जाएगा, जो लगतम 3 दूनी 6 आएगा, बटे में वाली संख्या कहां पहुंचती है? गुणा में पहुंचती है। तो ऐसे भी कह सकते हो, चाहे जैसे आप चाहो। पहले वाले समीकरण को देखो ऐसे बदल सकते हो, 3 का 9x लिख लें, माइनस का निशान है, और 2 पंचे 10y लिखो, 10y लिख लें, बराबर का निशान लगाओ, माइनस का है ये 6 का गुणा 4 में 6 दूनी 12, 6 का गुणा 2 में 6 दूनी 12। ठीक हो गया काम। इसी टाइप से आप सेकंड वाले को भी कर सकते हो। देखो 3 दूनी 6 एलसीएम आएगा, और वो 6 से ये 6 पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखो हो जाएगा कि नहीं? और यहां गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y, और बराबर में यहां केवल और केवल 13 बचेगा। 6 से ये 6 हमारा पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो देखो कितने बढ़िया सुंदर वही पहले जैसे समीकरण बन गए कि नहीं बन गए। अब हमें वही पूरी प्रोसेस करनी है। किसी भी समीकरण से ऊपर से या नीचे से किसी एक चर का मान निकालना है, दूसरे में रखना है। तो देखो इसको हम चलो 1 मान लेते हैं, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। ये हमने जो ये इस पर 1 नंबर डाला था, इस पर ना डाल के अब सीधा आगे डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा समीकरण ये वाला हो गया, और ये दूसरा वाला ये हो गया। ठीक। अब यहां समीकरण 1 से ध्यान से देखो, तो समीकरण 1 से अगर हम मान निकालें, समीकरण 1 से x का मान निकालें, देखो 9x यहीं रखो आप। ठीक है, और बराबर ये माइनस का 10y है, इधर भेजोगे प्लस का 10y हो जाएगा, और -12 हमारा ज्यों का त्यों है। बस 9 से भाग करने से हमें x का मान मिल जाएगा 10y माइनस का 12 बटे में यहां लिख देते हैं 9। बताओ ठीक है कि नहीं? ये 9 यहां गुणा में है तो भाग में ही तो जाएगा। तो ये x का मान जो निकला है उस पर हम नंबर हमेशा के तरीके से इस पर भी 3 डाल देते हैं, हमेशा 3 ही तो डालते हैं। तो ये जो x का मान निकला है वो पहले से निकाला, इसलिए रखना कहां है? दूसरे में रखना है। तो यहां लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखोगे? x का मान यहां लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। रख लो भाई, चलो आराम से रखो। देखो 2 अपना ज्यों का त्यों है, ये वाला 2, फिर x और x का मान ये पूरा का पूरा रखना है। कितना रखना है? 10y माइनस में 12 बटे में 9। ठीक है, और फिर प्लस 3y अपना ज्यों का त्यों रखना है, बराबर का निशान 13 भी ज्यों का त्यों रखना है। बोलो आई बात समझ में? तो वो 2 ज्यों का त्यों है। फिर इसके बाद ये x लिखा है, x की जगह यहाँ क्या रख लिया हमने? पूरा का पूरा x का मान ये वाला रख लिया। देखो फिर प्लस का निशान, फिर 3 अपना ज्यों का त्यों, 22 ज्यों का त्यों, बराबर 13 ज्यों का त्यों। ठीक है, अब इसको हल करो। देखो यहां से x खत्म हो गया कि नहीं? y का मान निकल आएगा। तो देखिए पहले तो ये बटे वाला जो 9 है, मेरे ख्याल से यहां भी आपको झमेला ही लग रहा होगा, इसको भी खत्म कर लो। कैसे? पूरे समीकरण में 9 का गुणा कर दो, और यहां पर 2 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में कर दो। तो 2 का गुणा यहां करोगे 20y हो जाएगा, 10 दूनी 20, फिर माइनस और 12 दूनी 24 हो जाएगा। और यहां पर देखो 9 ये लिखा है ना, तो 9 का यहां गुणा हो जाएगा, प्लस में 9 तिया 27y हो जाएगा, बराबर में 13 निम्मा 117 होता। 13 नंबर कितना होता भाई? 117 ही होता है, 13 नंबर 117। ठीक है,
बोलो समझ में आई बात कि नहीं? इस 9 का गुणा यहां हो गया, इस 9 का गुणा यहां हो गया, भाग वाला है ना, पक्षांतर कर लिया, चाहे ऐसे मानो या फिर ऐसे कहो कि पूरे समीकरण में 9 का गुणा कर लिया और यहां 2 का गुणा इस ब्रैकेट में हो गया। ठीक, इसके बाद देखो ध्यान दें, ये भी प्लस का 20/22 है, प्लस का 27/22 है, दोनों पद प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, 20-27 दोनों का योग 47/22 लिखना है, और ये माइनस का है तो इधर भेज दो, तो ये आपका 117 में 24 जुड़ जाएगा, माइनस का है इधर जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। अब देखो 47/22 बराबर का निशान लगाओ, दोनों जोड़ो, 7×4 = 11, हासिल 1, 2 और 1 3, और हासिल वाली 1 तो यहां पर 4 लिखना है और 1 अपना ज्यों का त्यों, तो 22 का मान निकालोगे, 22 बराबर क्या हो जाएगा, 141/47 हो जाएगा। क्या किसी से ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ कटेगा क्या? 3 से 3 सत्ते 21 और 3 चौको 12, 2 14, बिल्कुल ठीक है बच्चों, 3 बार ये कैंसिल हो रहा है। देखो 47 या 141 होगा, देखो 3 सत्ते 21, हासिल में 2 लगेगी ना, और 3 चौको 12, 2 14, बिल्कुल ठीक है। 47 से भाग 141 में करके देखो 3 आएगा, तो 22 की वैल्यू हमने 3 निकाल ली। इस 22 की वैल्यू को उठा के यहां रखना है समीकरण 3 में, तो हमें x का मान मिल जाएगा। क्या करना है, आप यहां लिखो 22 = 3, समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां पर रखो 3 में, तो ये x की वैल्यू निकल के आएगी 10 × 22 का मान लिखो 3, माइनस में लिखो 12, बटे में लिखो 9, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 10 या 30 में से 12 घटा लो, ये कितना है 30, माइनस का कितना 12, बटे में कितना लिखना है 9, तो ये हो जाएगा 30 में से 12 घटाओ 18 बचेगा, बटे में 9 लिखो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो इस तरीके से ये x की वैल्यू हमें 2 मिलेगी और y की वैल्यू हमें 3 मिलेगी, और यही हमारा समीकरण का हल है। ठीक है, पूरा एक बार अच्छे से समझ लें, दोबारा से फिर से पूरा समझ लें, ठीक है, और नोट कर ले जल्दी से, बहुत जल्दी नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं भाई, नहीं दूसरा है ना, क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें लिख रहा है एक समीकरण दिया गया है 2x + 3y = 11, और दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24 को हल करिए और इससे m का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, ऐसा हमें सवाल में दिया गया है। तो पहले तो दोनों समीकरण देखो, कौन कौन से 2 समीकरण हल करने हैं। एक समीकरण है 2x + 3y और इधर बराबर में क्या है 11, एक समीकरण हमारा ये है, और इसके बाद एक दूसरा समीकरण यहां दिया गया है 2x - 4y, 2x माइनस में दिया गया है 4y और बराबर में कितना है माइनस में 24 दिया गया है। पहले इन दोनों को हल करो और इसके बाद में m का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए दिया गया है y = mx + 3 हो। चलो ठीक है, पहले इसको हल करो। हल करने का मतलब इसको हल करोगे, और वो भी हल करने की जो प्रोसेस चल रही है इस समय कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो भाई प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमने आपको बताया कि एक समीकरण से या तो इससे या फिर इससे किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालो और दूसरे में प्रतिस्थापित कर दो। तो हमें क्या करना है, जैसे हम दूसरे समीकरण को लें, यहां पर समीकरण अगर दूसरा ले लें और इस दूसरे वाले समीकरण से हम 2x का मान निकालें, तो ये माइनस का 4y इधर ले जाओ तो ये प्लस का 4y हो जाएगा। -24 अपना ज्यों का त्यों है। यहां x का मान निकालो तो x बराबर हो जाएगा 4y माइनस में 24 और डिवाइड कर दो 2 से, ये 2 भाग में चला जाएगा। x का मान निकल के आ गया, इस पर हम नंबर 3 डाल दें। इसके बाद इस x के मान को उठा के कहां रखना है, समीकरण 1 में, क्योंकि 2 से निकाला है तो 1 में रखना पड़ेगा। तो यहां लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, अच्छे से नोट करते रहो, और मेरे ख्याल से सिमिलर से सवाल होते हैं तो साथ साथ नोट करते रहो बिल्कुल। तो समीकरण 1 में x का मान जब रखोगे तो देखो क्या, 2 अपना ज्यों का त्यों, ध्यान से 2 अपना ज्यों का त्यों, x का ये वाला मान पूरा का पूरा रख दो। क्या है मान आपका, ये है आपका 4y माइनस में 24 और बटे में 2, ये x का मान है। देखो 2 अपना ज्यों का त्यों, x का हमने मान रख दिया, प्लस 3y अपना ज्यों का त्यों लिखना है,
और बराबर में 11। ठीक है, इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर सकते हो। अब हमारे पास यहां देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4y माइनस में 24 प्लस में इधर 3y बराबर में इधर 11 है। अब देखो ये 4y और 3y दोनों ही प्लस के हैं, तो आप जोड़ सकते हो उनको, जोड़ के लिखो तो 4 और 3 7y लिख लो, बिल्कुल ठीक है, बराबर ये माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 24 और 11 पहले से लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास देखो 7y बराबर, ये दोनों जोड़ो कितना होगा 35 35 हो जाएगा। अब बस y की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो हम 7 से यहां भाग कर देंगे, 35/7, 7 पंचे 35, देखो y का मान आ गया 7, y का मान 5। अब इस y के मान को उठा के आप समीकरण 3 में रख दो, x का मान आ जाएगा। तो यहां पर क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, बहुत सुंदर, देखो 3 नंबर में रखो तो ये हो जाएगा x बराबर 4 और y का मान लिखो, y का मान कितना लिखना है 5 लिखना है, तो -24 अपना ज्यों का त्यों रखना है, फिर बटे और 2 भी आपको ज्यों का त्यों रखना है। ठीक, केवल यहां पर y जहां था वहां हमने 5 रख लिया, बाकी तो ज्यों का त्यों है। तो x की वैल्यू देखो यहां से मिल जाएगी हमें, 5 को 20 माइनस में 24 बटे में 2। अब 20 में से 24 घटाओ कितना बचेगा, तो आपको लिखना है माइनस का बचेगा 4, 4 नहीं माइनस का 4, 24 माइनस का है, 20 प्लस का है, तो माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस में 4 बचेगा। और यहां से 2 से भाग करोगे तो अब ये हमारे पास x का मान -2 हमें मिल रहा है। देखो हमारे प्रश्न का जो आंसर है अर्थात जो समीकरण का हल है वो x का मान -2 और y का मान हमें 5 मिल रहा है। ये हमारा समीकरण युग्म का हल है। ठीक है, ये x और y के मान हमने निकाल लिए। अगर हम चाहें और ये देखें कि हमने सही किया या नहीं तो ये चेक भी हो जाता है। कैसे, x और y के इन मानों को उठा के आप किसी समीकरण में रख के देख लो, समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। यहां पर x का मान लिख दें, y का मान यहां रख दें, तो इनको सबको हल करो 11 मिलेगा। इसका पूरे LHS का हल कितना हो जाएगा 11 है। अगर इसमें रखना चाहो तो इसको हल करके -24 मिलेगा। तो समीकरण संतुष्ट हो जाए तो समझो हमने ये सवाल जो लगाया है, जो x और y के मान निकाले हैं वो सही है। और अगर संतुष्ट नहीं होता है तो इसका मतलब कुछ गलती है। चलो x और y के इन मानों के लिए प्रश्न आगे कह रहा है। अभी इसमें एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है कि x और y के इन मानों के लिए हमें एक समीकरण दिया गया है, उसमें m का मान ज्ञात करना है। देखो ऐसा लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि y बराबर, एक समीकरण दिया गया है y बराबर mx प्लस 3, mx और प्लस में 3, ये y का मान दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें x का मान -2, y का मान 5 आपको रखना पड़ेगा। तब हमें y और x के मान रखने से जो m का मान मिलेगा वो हमसे पूछा गया है वो निकल आएगा। तो हमें क्या करना है, y का मान 5 रखना है। देखो बराबर का निशान लगाओ, m अपना ज्यों का त्यों, x के जगह पर -2 लिख दो, प्लस 3 अपना ज्यों का त्यों। ये देखो m -2 के साथ जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -2m, ये 5 है, बराबर में -2m प्लस में 3। अब देखो एक काम करते हैं, यहां पर लिख देते हैं, ये माइनस का है ना, -2m इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 2m, बराबर का निशान, 3 अपना बराबर के बाद है, बना रहने दें। यहां पर 5 इधर ले जाओ तो ये -5 हो जाएगा। तो अब हमारे पास देखो 2m बराबर में -2 मिलेगा। 3 में से 5 घटाओ, -2 मिलेगा कि नहीं, और 2 से भाग कर दो तो m का मान हो जाएगा -2/2, मतलब m बराबर कितना मिलेगा, -1। ये हमने देखो m का मान निकाल लिया। ये भी हमसे पूछा गया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका दूसरा प्रश्न। ठीक है, नोट करो जल्दी से। अगर आप आगे पीछे हो जाते हो फिर समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आप मेरे साथ में ही अगर आप नोट करते रहो तब तो बात ठीक है, अदरवाइज आप आराम से नोट करो, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखो, 3 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं। उनमें क्या करना है कि पहले अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आप ध्यान से जो शर्तें प्रश्न की दी गई हैं उनसे हमें रैखिक समीकरण, बीजीय समीकरण बनाना है
और फिर इसके बाद में प्रतिस्थापन विधि से उनको हल करना है। देखिए हमें यहां पर जो प्रश्न नंबर 3 में पहला प्रश्न लिखा है, तो पहले तो इसमें निर्देश जो लिखा है वो ये है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और फिर इसके बाद में प्रतिस्थापन द्वारा इसको हल करिए। तो तीसरे का पहला पार्ट आप देखो ध्यान से, तीसरे का पहला पार्ट क्या कहता है सवाल हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करिए। दो संख्याएं हमारे पास, हम मान लेते हैं एक संख्या x है और एक संख्या y है। देखो यहां पर मान लेते हैं, माना दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, x और y हैं। माना संख्याएं x व y हैं और इसमें से ये भी हम मान लेते हैं कि x जो है वो बड़ा है, y है वो छोटा है। भाई दो संख्याएं हैं, अंतर पूछा गया है तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो अंतर मिल जाएगा हमें। तो हमने ये मान लिया कि x बड़ी है, y छोटी है, ठीक है। और यहां पर हमसे कह रहा है कि प्रश्न की जो पहली शर्त है वो कुछ इस प्रकार लिखा है इसमें कि दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है। इसका मतलब x में से y घटा दें तो अंतर मिल जाएगा, वो 26 मिल जाएगा। ये हमसे पहले शर्त में कहा गया है। इसके बाद दूसरी शर्त ये है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी शर्त क्या है, एक संख्या जो है अर्थात जो x है वो y की कितनी है, 3 गुनी है, दूसरी की 3 गुनी है। ऐसा कह रहा है कि नहीं, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करिए। तो बच्चों यहां पर दो समीकरण देखो बन गए और इन्हें अब x और y के मान जब ज्ञात हो जाएंगे तो वो संख्याएं हमें मिल जाएंगी जो पूछी गई। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालते हैं और दूसरे में रखते हैं। तो यहां से तो मेरे ख्याल से यहां दूसरे वाले समीकरण में देखो x का मान सीधा सीधा x बराबर 3y, इसी x के मान को आप पहले समीकरण में रख दो, काम हो जाएगा। क्या करना है आपको यहां पर, कैसे सॉल्व करना है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये करना है कि समीकरण 2 से जो x का मान है 3y उसको आप कहां रखो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में इस मान को रख दो। x बराबर 3y समीकरण 1 में रखो। जिस x के जगह पर क्या लिखोगे, 3y लिखोगे, माइनस का y अपना ज्यों का त्यों, बराबर भी ज्यों का त्यों, 26 भी ज्यों का त्यों। बोलो सही है, कोई समस्या है? केवल और केवल जिस x के जगह 3y लिखना है, कहां पर रखना है, इस x के जगह। हमने इस x के जगह 3y लिख दिया, माइनस y ज्यों का त्यों, बराबर 26 ज्यों का त्यों, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो 3y में से 1y घटा के बताओ कितना 2y बचेगा कि नहीं, बराबर में यहाँ 26 लिखा है। अब बताओ यहां से अगर y का मान निकालो तो ये 2 को हटाओ, 2 कहां पहुंचेगा, भाग में, 26/2 मतलब 13 लिख दो। तो यहां से देखो y का मान हमने 13 निकाल लिया, y बराबर कितना है, 13। अब इस y के मान को आप यहां रख दो, x का मान मिल जाएगा। जरूरी नहीं है यहां रखो, आप यहां रख दो तो अभी मिल जाएगा, कहीं भी रख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। हम यहां लिखेंगे y का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रख दें, 2 में रखने पर। तो यहां से देखिए x और बराबर 3 इंटू y और y को क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। y की जगह हमने 13 लिख दिया, 13 तिया 39 होता है। तो भैया x का मान देखो 39 हो गया और y का मान हमारा 13 हो गया। इन दोनों संख्याओं को अगर आप देखो, चेक करना चाहोगे हमने सही किया कि नहीं, तो इसमें से इसको घटा के देखो 26 मिलेगा। कह रहा संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसको इससे घटाओ, 39 में से 13 घटाओ, 26 मिलेगा कि नहीं। और एक संख्या जो ये वाली है वो कितनी है, इस वाली संख्या की 3 गुनी है। यहां पर 13 में 3 का गुणा करो तभी तो 39 मिलेगा, 3 गुनी है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हमारी जो संख्याएं थी वो निकल के आ गई। जो हमसे संख्याएं पूछी गई थी वो क्या है, अभीष्ट संख्याएं क्या हैं, आपको लिखना है अभीष्ट संख्याएं हैं, एक 39 और एक 13 है। ये आपका देखो आंसर है, ठीक है। चलिए नोट करें, जल्दी बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर इसका देखो सेकंड वाला, देखो इसका अब देखते हैं तीसरे प्रश्न का सेकंड भाग क्या है, क्या कहता है प्रश्न। देखो जो इबारत लिखी है उसको धीमे से आराम से बिल्कुल पढ़ो, बिल्कुल एकदम आपके समझ में आएगी तो क्वेश्चन बन जाएगा। यदि समझ ही में ना आएगी क्या लिखा है तो आप समीकरण नहीं बना सकते। तो समीकरण बनाने के लिए आपको
थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना पड़ता है कि भाई इसमें क्या लिखा है। दूसरा प्रश्न में हमसे इसमें ऐसा कहा गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बहुत ठीक, उन्हें ज्ञात करिए। तो अच्छा बताओ, संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक ऐसे दो कोण होते हैं जिनको अगर हम जोड़ दें तो उनका योगफल 180 अंश होता है। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है, वे दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। ये संपूरक कोण की परिभाषा है। तो हम यहां पर दो कोण मान लें, कोई x और y, और उन दोनों का योग अगर 180 हो जाए तो समझो वो दोनों कोण आपस में कैसे कहलाएंगे? संपूरक कोण आएंगे। उनमें से एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 90-90 दोनों हो। एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है। तो बड़े कोण और छोटे कोण में भी आपस में कुछ संबंध है, ये भी प्रश्न में दिया गया है। पहले देखो, यहां पर पहली शर्त के हिसाब से यहां पर हम लिख लेते हैं। ये आपका है तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग, और यहां पर आपसे कहता है कि देखो यहां लिख देते हैं, माना दो संपूरक कोण, मान लिया कि दो संपूरक कोण x व y हैं, जिसमें यह भी मान लेते हैं कि जो x कोण है वो बड़ा है, y छोटा है। ठीक, अच्छा ठीक है भाई। और एक बात और यहां पर है कि अगर ये दोनों कोण संपूरक हैं तब हम इनको ऐसा भी कह सकते हैं कि इन दोनों का योगफल होगा वो 180 अंश होगा। देखो, एक तो हमारा ये समीकरण बन गया। ठीक है। अब एक दूसरी शर्त हमारी ये दी गई है कि जो बड़ा वाला कोण है, एक कोण दूसरे कोण का कितना है? कहाँ लिखा है भैया? हाँ, ये है बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा है x, तो जो x है वो y से 18 अधिक है। जो बड़ा कोण है वो कितना है? ये छोटे वाले से 18 अधिक है। तो छोटे वाले में 18 जोड़ दो, बराबर बराबर हो जाएगा। तो ये हमें एक दिया गया है। देखो, एक शर्त हमारी ये है तथा एक दूसरी शर्त ये है। सेकंड शर्त हमारी ये है, ये हमारी फर्स्ट शर्त है। फर्स्ट शर्त हमारी ये है ना। ये एक शर्त है कि भैया संपूरक है तो इनका योगफल 180 होगा। और दूसरी शर्त यह है कि जो बड़ा कोण है वो कितना है? छोटे से 18 अधिक है। चलिए, बहुत सुंदर। देखो, दोनों शर्तों से हमारे दो समीकरण तैयार हो गए। अब करना क्या है? x और y के मान ज्ञात करना है। दोनों कोण हमारे ज्ञात हो जाएंगे। तो सिंपल सा काम यह है कि हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। इस x के मान को उठा के आप समीकरण 1 में रख दो तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। हमें यहाँ क्या लिखना है? समीकरण 2 से x का मान कहाँ रखना है? समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई, रख लेते हैं। देखो, इस x के जगह पर लिखना है y + 18 और प्लस y अपना ज्यों का त्यों बराबर में 180 भी देखो ज्यों का त्यों। इस x के जगह पर क्या लिख दिया? y + 18 लिख दिया, प्लस y ज्यों का त्यों बराबर 180। ठीक है। अब देखो, ये y और y दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। प्लस का 18 इधर ले जाओ तो ये 180 - 18 हो जाएगा। ये प्लस का 18 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। और इसके बाद में ये हमारे पास देखो 2y बराबर 180 में से 18 घटा के लिख दो तो ये हमारा 100 कितना 68 बचेगा, 62, 162 देखो बच जाएगा। सही है। 10 में से 8 घट गया 2, 7 में से 1 घट गया 6, 162 बच जाएगा। और 2 से यहाँ डिवाइड करोगे तो y का मान हो जाएगा 162 बटे में 2 और 2 8 16, 2 एकम 2। एक कोण y वाला जो है, अर्थात y मतलब छोटा वाला, 81 निकल के आया। तो इस y के मान को उठा के यहां रखो, x का मान निकल आएगा। यहां पर लिखना है y का मान समीकरण 2 में, जरूरी नहीं है 2 में रखो, 1 में भी रख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है। 2 में रखने पर तो x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर y ये लिखा है, इसका मान कितना रखना है? 81 और प्लस ये 18 लिखना है। तो अब दोनों को जोड़ के बताओ कितना होगा? 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो 99 हो जाएगा। दूसरा वाला कोण जो बड़ा कोण होगा वो 99 है, छोटा कोण जो 81 है। अगर आप दोनों कोणों को जोड़ के देखो तो योगफल 180 ही निकल रहा है ना।
तो आपको आंसर में क्या लिखना है, ये आपको लिखना है दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण हमने निकाले। कौन कौन से, एक निकाला है 99 और एक निकाला है 81। ये या इसको ऐसे भी कह सकते हो, इन संपूरक कोणों में से जो बड़ा कोण है वो कितना है, आपको लिखना है जो बड़ा कोण है वो आपका है 99 और जो छोटा कोण है वो आपका कितना है, वो आपका जो है 81 है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, बड़ा कोण छोटा कोण, दोनों कोण पूछे गए हैं, संपूरक वाले दोनों कोण कितने कितने हैं, तो आपको 99 81 ऐसा ही लिख देना है, बड़े को छोटे को छोड़ो, है ना। तो इस तरीके से लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग देखो। बताओ किसी को कोई समस्या लग रही क्या, एकदम समझ में बढ़िया आ रहा, कोई समस्या तो नहीं है। अगर कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो जरूर पूछते रहो, ठीक है। और अगर सब कुछ बढ़िया है तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें लिख रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें रुपया 3800 में खरीदी। 3800 रुपया में क्रिकेट टीम का कोई कोच होगा, उसने बाजार में जाकर के और दुकानदार से कुछ चीजें खरीदी, बल्ला और गेंद। कितने बल्ले कितनी गेंदें, 7 बल्ले खरीदे, 6 गेंदें खरीदी और उसने 3800 रुपए दुकानदार को दे दिए। बाद में कभी फिर दुकान पे गया होगा तो लिखता है इसमें कि जब दोबारा से दुकान पे गया, बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे, 5 गेंदें फिर खरीदी, तब उसने 1750 रुपए में खरीदी। ठीक है, दोबारा से फिर गया होगा, तब अब की बार उसने 3 बल्ले केवल खरीदे, 5 गेंदें खरीदी, तब उसको रुपया देने पड़े 1750 रुपए। कह रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है, बताइए। बल्ले कितने लिए और गेंद, देखो बल्ले का मूल और गेंद का मूल पहले मान लो। हम ये मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल, मान लिया एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया है और एक गेंद का मूल हम मान लेते हैं 22 रुपया है, 22 रुपया है। ठीक, एक गेंद 22 रुपए की, एक बल्ला x रुपया का। अगर एक बल्ला x रुपया का मिल रहा है तो 2 बल्ले 2x रुपए के मिलेंगे, 3 बल्ला 3x रुपए के, 4 बल्ला 4x रुपए के। बल्ले कितने उसने खरीदे, बल्ले उसने खरीदे 7, तो 7x रुपए के तो हो गए बल्ले। कितने के हो गए, 7x रुपए के बल्ले हो गए। और 6 गेंदें खरीदी तो 6 22 रुपए की गेंदें हो गई। एक गेंद 22 रुपया की है, 6 गेंदें 6 22 रुपया की हो जाएंगी। तो टोटल दोनों को जोड़ दो, बराबर कितने दिए, 3800 रुपए। तो देखो प्रश्न की शर्त के हिसाब से पहली प्रश्न की शर्त है, क्या शर्त है, 7 बल्ले प्लस 6 गेंदें का मूल्य बराबर कितना दिया गया है, का मूल्य बराबर दिया गया है 3800 रुपए। प्रश्न ऐसा ही तो कह रहा है, 7 बल्ले खरीदे, 6 गेंदें खरीदी, 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, तो 7 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 7x रुपए, 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6 22 रुपया और बराबर यहां लिख देते हैं 3800 रुपया। ठीक, पहला ये समीकरण बन गया। अब देखो दूसरी शर्त क्या है प्रश्न की दूसरी शर्त, अब की बार दोबारा से उसने खरीदा कितने बल्ले कितनी गेंदें, तो कह रहा है उसने दोबारा से 3 बल्ले खरीदे, 5 गेंदें खरीदी। तो यहां लिखो 3 बल्ले प्लस 5 गेंदें जब खरीदी तब उनका मूल्य बराबर कितना है, तब उनका मूल्य बराबर कितना दिया है, 1800 है, 1750 है ना, कितना है 1750 रुपया है। तो चलिए 3 बल्ले कितने रुपए के हो जाएंगे, 3x रुपए के हो जाएंगे और 5 गेंदें 5 22 रुपए की हो जाएंगी और ये बराबर आपको यहां पर लिखना है 1750 रुपए के, इसको मिल गए। ठीक है भाई, दो समीकरण बन गए। इन दोनों को हल करके जो x और y के मान निकलेंगे वही x का मान जो होगा बल्ले का मूल्य हो जाएगा और जो y का मान होगा वो गेंद का मान हो जाएगा, है ना। सीधी बात है। यहां से दोनों को हल करने के लिए लेकिन इसमें यह कह ही दिया गया है कि भैया हमें करना प्रतिस्थापन ही विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि अपनानी है, कोई बात नहीं।
तो किसी एक समीकरण, या तो इससे या इससे, किसी से भी कर सकते हो। यहां देखो दोनों प्लस में, यहां भी दोनों प्लस में, यहां सरल कठिन का कोई मामला नहीं है, किसी से भी कर सकते हो। चलो इसी से कर लेते हैं। समीकरण 2 से x का मान यहां निकालो, यहां लिख देते हैं समीकरण 2 से देखो 3x यहां बना रहने दो ये वाला, और इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1750 और माइनस में 5/, हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? ये आपका 5/, प्लस का है, इधर भेज दिया हमने, माइनस का हो गया। ठीक है, अब यहां 3 और हटाओ तो 3 का भाग लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका x बराबर 1750 माइनस का 5/, और नीचे बटे में यहां 3 लिख लो। इस पर हम नंबर 3 डाल लें। ठीक है, और इस x के मान को हमने निकाला है 2 नंबर से, तो अब रखना कहां पड़ेगा? पहले नंबर में रखना पड़ेगा। तो यहां पहले में रख देते हैं। यहां लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 नंबर में रख लेते हैं। देखो कहां रखना है? 1 नंबर में। तो रखो, ध्यान से करना है। देखो इधर उधर भटकना नहीं है, साथ अपना ज्यों का त्यों x का मान रख दो। कितना है x का मान? ये वाला टोटल है ना। क्या रखना है? 1750 माइनस 5/, बटे में 3, ये x का मान हो गया। प्लस ज्यों का त्यों रखो, 6 ज्यों का त्यों लिखो, 22 ज्यों का त्यों लिखो, बराबर का निशान 3800 ज्यों का त्यों। कुछ भी नहीं बदला, केवल इस x के जगह पर ये मान रख दिया। 7 ज्यों का त्यों, x का मान ये हो गया, प्लस 6/, बराबर 3800। कुछ बदला है? कुछ नहीं। अब इसको हल करो, यहां से y का मान आपको निकालना है। तो भाई देखो पहले क्या काम करो, ये 7 दिखाई दे रहा है, 7 का तो यहां इसमें गुणा हो जाएगा। ये 3 अगर हटाना है तो 3 का यहां से हटाओ, तो 3 का यहां गुणा होगा, 3 का यहां गुणा होगा, होगा कि नहीं? तो 3 का गुणा सब में करना है, और यहां 7 का गुणा इसमें हो जाएगा। चलो कर देते हैं। देखो 0, ध्यान से करना है। यहां 7 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा। 7 पंचे 35, हासिल में 3 लगाओ, 7 सत्ते 49 और 3 52 लिख दो, हासिल में 5 लिख लो। 7 एकम 7 और 5 12, लो गुणा हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद में माइनस का निशान लगाओ। 7 पंचे 35 इंटू 22 लिख लो, 35/। प्लस का निशान लगाओ। इसका हमने क्या बताया? 3 का गुणा करना है, यहां से 3 हटाओ, 3 का गुणा यहां, 3 का गुणा यहां हो जाएगा। तो 6 तिया 18/, लिखो, बराबर में 3 का गुणा यहां देखो, 00 ज्यों का त्यों। 0 में गुणा नहीं करते, 0 में गुणा करोगे 0 आएगा। 3 का करो, 3 अट्ठे 24, हासिल में 2, और 3 त्रिका 9 और 2 11 है। देखो ठीक है, कोई समस्या क्या? अब आप ध्यान से देखो, ये है माइनस का, ये है प्लस का। 38/, ये आपका माइनस का है 35/, 18/, प्लस का है, तो ये काय में बचेगा? माइनस में, क्योंकि माइनस का बड़ा है। कितना बचेगा? देखो यहां पर ये कितना बचेगा? माइनस का 15 में से 7 8 घट गया, 7 बचा, और ये 17 बचेगा, है ना। 17/, बराबर माइनस का 17/, बचेगा। 18/, घट गया, 35/, ऋण का है, ऋण 35 में से 18 चला जाएगा, तो माइनस का 17/, बचेगा। और इसके बाद में माइनस 17/, के बाद ये वाला जो पद है वो इधर ले जाओ। देखो 11,400 तो ये लिखा है, और ये इधर ले जाओगे माइनस में 12,250। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, ये भी बड़ी संख्या, ये छोटी है, ये बड़ी है। अगर घटाओगे तो यहां भी माइनस में ही आएगा। चलिए यहां लिख लेते हैं। देखो माइनस 17/, माइनस में 17/, बराबर का निशान लगाओ, और यहां पर जब घटाओगे तो माइनस में ही आएगा। ये बड़ी संख्या है इसलिए माइनस में आएगा। देखो 0 में से 0 घटाओ, 0 बचेगा। फिर ये 5 है, 5 में से 0 घटाओ, 5 बचेगा। फिर इसके बाद 12 है, ये 2 है, 2 का मतलब 1 हासिल लोगे तो 12, 12 में से 4 घटाओ, 8 बचेगा। फिर ये 1 मतलब 11, 1 में से 1 तो खत्म काम, मतलब इतना ही हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो यहां से ये माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 22 का मान निकालो, तो 850 बटे में 17, 17 पंचे 85 होता है, 5 बार कैंसिल, 0 ज्यों का त्यों, 17 का भाग दो, तो भाई 22 का मान 50 निकल के आ गया। भाई मतलब क्या था? 22 का मतलब गेंद का मूल्य था, एक गेंद 50 रुपए की है। अब इस 22 के मान को उठा के आपको रखना है यहां पर तीसरे वाले समीकरण में, x का मान निकल के आ जाएगा। आपको क्या करना है? समीकरण 3 में y बराबर 50 रखने पर, तो रख देते हैं यहां पर। देखो
x का मान हमें मिल जाएगा x बराबर 1750 लिखो, माइनस में 5 इंटू बाई का मान 50 लिख लें और नीचे बटे में आपको 3 लिखना है। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर लिखना है 1750 माइनस 5 पंचे 25 250 और नीचे बटे में 3। तो x बराबर घटाओ, देखो 5 जीरो में से 0 घटाओगे 0, 5 में से 5 घटाओगे 0, 7 में से 2 घटाओगे 5 और 1 अपना ज्यों का त्यों नीचे बटे में 3 लिखो, 3 से भागते हो 3 पंचे 15 और डबल 0 ज्यों का त्यों बच्चों। x का मतलब बल्ले का मूल्य है, ये बल्ला एक कितने का है 500 रुपए का और गेंद एक कितने की है 50 रुपए की। तो यहां पर आपको लिखना है एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर आपको लिखना है 50 रुपया 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य यहां पर आपको लिखना है बराबर में 50 रुपए लिखना है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए भैया इसको भी नोट करें। ये आपका इसका तीसरा भाग है ना, तीसरा भाग है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा भाग है। किसी को कोई समस्या नहीं? चलिए बहुत जल्दी नोट करो इसको, चले आगे। चलिए इसका अगला भाग देखो, तीसरे का चौथा पार्ट देखो। देखिए चौथे पार्ट में कहता है, इसमें लिख रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, एक टैक्सी कोई चला रहा है तो उसमें क्या लिखा, उसका रूल क्या है कि एक तो उसका नियत भाड़ा है कि इतना तो लेना ही लेना है और फिर वो जितने किलोमीटर जाता है प्रति किलोमीटर उसका भाड़ा अतिरिक्त लगता है। तो ऐसा उसका रूल है टैक्सी वाले का। ऐसा प्रश्न में कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो उसका नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये आपको बताना है। इसके साथ साथ में एक सवाल और जोड़ दिया गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। वो बाद की बात है, वो बाद में निकाल लेंगे। पहले तो आप ये समझो, ये है आपका चौथा नंबर का, तीसरे का चौथा पार्ट है आपका। एक तो आपको ये दिया गया है कि जो नियत भाड़ा है वो कितना है। तो मान लेते हैं, माना टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो कितना है, 100 रुपया है। नियत भाड़ा बराबर कितना लिख दें, 100 रुपया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो कितना है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि उसका प्रति किलोमीटर 22 रुपया प्रति किलोमीटर भाड़ा है। 1 किलोमीटर का 22 रुपया लग रहा है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर दूरी जाता है तो भाई 100 रुपया तो लेना ही लेना है और साथ साथ में 1 किलोमीटर का 22 रुपया और उसको लगेगा। तो कुल मिला के 1 किलोमीटर के लिए उसको x प्लस 22 रुपया देना पड़ेगा। उसने कहा भैया आप कोई बैठो और बैठ के तुम उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें 100 रुपया चाहिए। मतलब नियत उसने फिक्स कर दिया है कि इतना तो हमें चाहिए। और उसके बाद अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर का अलग भाड़ा लगेगा, 2 किलोमीटर जाओगे 2 किलोमीटर का देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर का 1 बाई, 2 किलोमीटर का 2 बाई, 3 किलोमीटर का 3 बाई, वो अलग से देना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो यहां पर पहले बार में जो पहली शर्त है उस शर्त के मुताबिक ऐसा दिया गया है कि 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा और 10 बाई और देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का 1 बाई, 10 किलोमीटर का 10 बाई। तो 10 किलोमीटर के लिए देखो यहां पर शर्त है पहली, 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा उस पर लग रहा है वो कितना है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर उस पर कितना लग रहा है, 105 रुपया लग रहा है, 105 रुपया। ठीक है, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया कैसे लिया उसने, ऐसे लिया कि उसका नियत भाड़ा जो था वो तो 100 रुपया था और 10 किलोमीटर के लिए 10 बाई रुपया और उसने ले लिया। तो कुल मिला के तब 105 रुपया उसने लिया है। बोलो आई बात समझ में? 100 रुपया तो नियत है उसका और 10 किलोमीटर का 10 बाई और हो गया। तो कुल भाड़ा कितना हो गया, नियत तो प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा बराबर में
105 रुपया उसने ले लिया। ठीक, चलो दूसरी शर्त क्या है? शर्त नंबर दूसरी क्या है? शर्त नंबर दूसरी है ये है कि अब की बार वो 15 किलोमीटर दूरी जाता है, तो 15 किलोमीटर दूरी के लिए उसको 155 रुपया देना पड़ता है। 15 किलोमीटर लिखो यहाँ, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ता है? 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर देना पड़ता है 155 रुपया। तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा देखो 155 कैसे लगा? एक्स तो नियत है और 15 किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया हो जाएगा, तब मिला के 155 रुपया उस पर उसने ले लिया। टेम्पू वाले ने 155 रुपया ले लिया 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा। ठीक, अब इन दोनों को हल करो प्रतिस्थापन विधि से और x और y के जो मान आएंगे, x का मान होगा वो नियत भाड़ा हो जाएगा और जो y का मान होगा वो प्रति किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा। तो कैसे करोगे? सिंपल सा काम है, यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हम समीकरण 1 अथवा 2 से x का मान निकालें, इसमें रख दें, वही पुराना काम। तो यहां पर ऐसे करेंगे, समीकरण 2 से निकाल लें। समीकरण 2 से x का मान बताओ कितना आ जाएगा? 155 माइनस 15 देखो ये x और ये 15 इधर ले गए, माइनस का 15 हो गया, तो x का मान 155 माइनस 15 हो गया। और इस x के मान को कहां रखना है? समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर x के जगह पर कितना लिखोगे? यहां पर लिखोगे 155 माइनस 15 x का मान लिख दिया, प्लस का निशान लगा दिया, 10 हमारा ज्यों का त्यों लिखना है, बराबर का निशान लगा दिया, 105 हमारा ज्यों का त्यों। अब देखो इसको घटा के बताओ, माइनस का ये है, ये प्लस का है, तो माइनस का 5 जाएगा कि नहीं? माइनस का 15 में से 10 घटाओ, माइनस 5 और ये 155 इधर ले जाओ, तो 105 माइनस का हो जाएगा 155। 155 ये प्लस का है ना, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? यहां पर माइनस में 5 बराबर घटाओ, 5 में से 5 गए 0 और ये आपका तो माइनस में आएगा सीधी, ये बड़ा है ना, तो माइनस में कितना आएगा? 50। माइनस में कितना आएगा? 50। ठीक है, 155 में से 105 घटाओ, कितना? माइनस का 50। दोनों साइड से माइनस कैंसिल करो और बाई का मान यहां से मिल जाएगा हमें, बाई बराबर में 50 बटे में 5, 5 दही 50, 10 आ गया, बाई का मान 10 आ गया। ठीक, बाई का मतलब क्या था? प्रति किलोमीटर भाड़ा, 1 किलोमीटर का वो 10 रुपया ले रहा है। अब नियत भाड़ा कितना है? इस बाई के मान को आपको रख देना है, कहां पर? किसी एक समीकरण में रख दो, यहां पर रख दो, यहां पर कहीं रख दो। आप लिख सकते हो इस बाई का मान समीकरण 1 में, चलो रख देते, 1 में रख लो, यहां पर रख लो, x प्लस 10 और बाई का मान कितना लिखोगे? 10 और बराबर ये 105। ठीक है, देखो x अपना ज्यों का त्यों, प्लस 10 और ये बाई का मान भी 10 रख दिया, बराबर 105। 10 दाई 100 होता है, तो x प्लस 100 बराबर 105 और x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100, मतलब x बराबर 5। उसने फिक्स किया है कि 5 रुपया तो हमें बैठने के लेने, 5 रुपया फिक्स उसने किराया किया है, मतलब नियत किराया किया है। और प्रति किलोमीटर कितना? 10 रुपया ले रहा है, 10 रुपया 1 किलोमीटर का ले रहा है, बैठने के 5 रुपया ले रहा है। तो जब वो 1 किलोमीटर दूरी चल लेगा तब वो 15 रुपए लेगा 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर के 10 रुपए ले लिए और बैठने के 5 रुपए ले लिए, तो कितने हो गए? 15 रुपए। तो यहां पर आपको क्या लिखना है? अतः आंसर में क्या लिखना है? नियत भाड़ा बराबर लिखना है 5 रुपया और इसके बाद में प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना? प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर लिखना है 10 रुपया। ये आपका देखो आंसर है। ठीक है, ये चौथा नंबर का। चलो और बढ़ते हैं आगे। देखो इसके बाद अब हमारे पास देखो ये भिन्न वाला एक सवाल आ गया है ना? भिन्न वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम आसान सा क्वेश्चन है। लिखता है
यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह भिन्न का मान 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न कितनी होगी? बच्चों कभी भी भिन्न लिखी जाती है तो आपको पता है भिन्न अंश बटे हर में तो लिखी जाती है। अंश में अगर x लिख दें, हर में अगर y लिख दें तो भिन्न को हम x/y भी कह सकते हैं, है ना। अंश मान लें x है, हर मान लें y है, तो भिन्न बराबर x/y हो जाएगी। देखो इसको रब कर लें, पहले समझते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं, माना ऐसे लिख दें, ये आपका है कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? चौथा है, 5वां है, क्या है? देखो ये आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 5वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहता है कि यहां पर मान लेते हैं, माना भिन्न का जो अंश है वो हम मान लेते हैं x है, और इसका जो हर है वो हम मान लेते हैं क्या है? y है। तो अगर अंश हर हमें पता है तो इसका मतलब है कि हमें भिन्न पता चल गई। भिन्न कितनी हो जाएगी? अतः भिन्न बराबर, यहां पर ऐसे लिख लो, अतः भिन्न बराबर x/y, ये भिन्न हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? अब ये भिन्न तुम्हारी किस प्रकार से दे रहा है कि इस भिन्न में शर्त कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। देखो क्या कह रहा है, पहली प्रश्न की जो शर्त है वो इस प्रकार से है कि भिन्न जो लिखी है x/y, उसके अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। चलो 2 यहां जोड़ दें, 2 यहां जोड़ दें, तो यही भिन्न बराबर में हो जाती है 9/11। ये प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि x और y अर्थात अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ो तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। ठीक, अब देखो यहां पर इससे एक समीकरण बना लें। पहले 11 का गुणा यहां करो, 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 का इधर गुणा करो, 9y प्लस 9 दूनी 18। अब इसके बाद देखो यहां पर 11x, ये इधर ले आओ, माइनस का लिख ले 9y बराबर यहां 18, ये 22 इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा 22, और इस तरीके से एक समीकरण बन जाएगा 11x माइनस 9y बराबर माइनस का कितना? 4। ठीक, देखो एक बढ़िया सा समीकरण बन गया, इसमें कोई समस्या क्या? दूसरा समीकरण दूसरी शर्त से बन जाएगा। दूसरी शर्त क्या है कि भिन्न जो हमारी x/y है उसके, अब की बात देखो कहां जोड़ रहा है, उसमें लिखता है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब की बार 3-3 जोड़ो, इसमें भी 3 जोड़ो और इसमें भी 3 जोड़ दें तो यह भिन्न बराबर कितनी हो जाती है? उस भिन्न का मान बराबर 5/6 हो जाता है। 5/6 लिख लो। अब देखो यहां भी एक समीकरण बन जाएगा, इसको भी आप बिल्कुल उसी तरीके से त्रिया गुणा कर दें। 6 का यहां गुणा, 5 का यहां गुणा। देखो 6 का गुणा करो, 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 का इधर गुणा करो, 5y प्लस 5 तिया 15 लिख दो, 5 तिया 15। तो इस तरीके से देखो 6x माइनस 5y, ये 5y इधर ले आए हम, ठीक है, और बराबर 15 अपना ज्यों का त्यों है, 18 को इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा 18, और इस तरीके से 6x माइनस 5y बराबर माइनस में 3, ये हमारे पास समीकरण नंबर दूसरा बन जाएगा। तो अब बच्चों यहां पर देखो दोनों समीकरण बन गए, तो मेरे ख्याल से अब जब दोनों समीकरण बन गए तब उनको हल करना तो आपको मेरे ख्याल से अब आ ही गया होगा यार, है ना। आपके लिए होमवर्क देते हैं, ये आपको खुद करना है। देखो दो समीकरण कौन कौन से बनाए हमने, उनको यहां फिर से लिख देते हैं, और इन दोनों को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे। कौन कौन से हैं? पहला समीकरण ये हमारा लिखा है 11x माइनस में 9y और बराबर में माइनस में 4, एक समीकरण ये है। और इसका दूसरा समीकरण ये है हमारे पास, तो लिखा है 6x माइनस में 5y, 6x माइनस में 5y और बराबर में माइनस में 3। अब यहां से इन दोनों समीकरणों से को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कैसे करना है वो आप समझो। एक से, किसी एक से, चाहे इससे या इससे, एक चर का मान निकालो और दूसरे समीकरण में रख लो, एक्स वाई के मान निकाल सकते हो कि नहीं, है ना। ये आपके लिए हमने कर दिया होमवर्क, ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना है। चलिए भाई ठीक है, अब आते हैं बिल्कुल एक अंतिम प्रश्न की ओर।
अंतिम प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है, देखो ये भी। अब की बार देखो उम्र संबंधी प्रश्न है होते हैं, उनको उनके लगाने का तरीका एक ही होता है, एक ही तरीका है। जो उम्र संबंधी प्रश्न है काफी, देखो यही प्रश्न प्रतिस्थापन से किए हैं, यही बिल्कुल विलोपन विधि से भी कर सकते हो आप। लेकिन प्रश्न में अगर कह देगा कि स्पेशली कि भैया हमें तो जय इसी विधि से पूछा गया है, तो फिर आपको उसी विधि से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रतिस्थापन से कहता है तो प्रतिस्थापन से ही लगाना पड़ेगा, विलोपन से कहता है तो विलोपन से ही लगाना पड़ेगा। और मोस्टली आपकी दो ही विधियां पाठ्यक्रम में रह गई हैं। जो आपकी तीसरी विधि जिसको बज्रगुणन विधि कहते थे, वो आपकी पाठ्यक्रम से निकाल दी गई है, इसलिए उसको आपको पढ़ना नहीं है। तो आइए बिल्कुल आखिरी सवाल पे आ जाओ, छठवां। देखिए छठवां सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर है इसका तीसरे प्रश्न का छठवां भाग है ये आपका। ऐसा लिख रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। क्या कहता है, पिता पुत्र में कुछ रिश्ता है, पिता बड़ा होता है पुत्र छोटा होता है, ये तो पता ही है। और कितने कितने का है, लिखता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। देखो माना जैकब की आयु, मान लेते हैं कि जैकब की आयु बराबर x वर्ष है, ठीक है भाई। और उसके जो पुत्र की आयु है वो कितनी है, पुत्र की आयु है वो मान लेते हैं 22 वर्ष है। और आयु कैसी है, ये वर्तमान आयु है ना। यहां पर माना जैकब की वर्तमान आयु, चलो यहां पर आप लिख सकते हो क्या, वर्तमान शब्द जरूर जोड़ दें, ठीक है। जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या लिखोगे, 22 वर्ष है। वर्तमान का मतलब समझते हो, आज की, है ना। हाँ, तो अब देखो 5 वर्ष बाद, आज की आयु में कोई पता नहीं है कि आयु कौन किससे कितना बड़ा है, ऐसा प्रश्न में नहीं दिया गया है कि आज कौन कितना बड़ा है, ये नहीं कहा गया है। कब के संबंध कब से क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद की बात कहेगी। अच्छा, जैसे कोई आपसे पूछता है कि आज आपकी उम्र जो है वो 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद आप लोग 20 वर्ष के हो जाओगे। 5 वर्ष बाद, अगर बाद कहता है तो जोड़ना पड़ता है, बाद कहे या पश्चात कहे, बाद पश्चात तो एक ही बात है ना, पश्चात कहे या बाद कहे तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है। अगर कोई कहता है कि आज तुम 15 साल के हो, 5 वर्ष पूर्व कितने के थे, तो आपको घटाना पड़ेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम 10 वर्ष के थे, आज 15 के हैं, 5 वर्ष पहले हम कितने के थे, 10 के थे। तो मतलब पहले या पूर्व कहता है तो घटाना है, और पश्चात या बाद कहता है तो जोड़ना है, सीधा सीधा याद रखिए, ठीक है। तो यहां पर जो संबंध है वो दिया गया है 5 वर्ष बाद का संबंध दिया है। तो 5 वर्ष बाद देखो, ध्यान दें, यहां लिखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, तो आपको लिखना है x + 5 हो जाएगी। बाद का मतलब जोड़ना है, आज x वर्ष है, 5 वर्ष बाद x + 5 की हो जाएगी। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद जो उसके पुत्र की आयु है वो कितनी हो जाएगी, तो 22 + 5 हो जाएगी। 5 दोनों में जोड़ दें, 5 वर्ष की दोनों की बाद की आयु निकल आई। अब इनमें क्या संबंध है, 5 वर्ष बाद की आयु में क्या संबंध है, कहता है पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु से 3 गुनी जैकब की आयु है। मतलब प्रश्न क्या ऐसा कहता है, प्रश्नानुसार जैकब की आयु कितनी है, जैकब की जो आयु है कितनी है, पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ऐसा प्रश्न कहता है। पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद जो आयु है वो क्या है, जैकब की आयु कितनी है, पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद की देखो x + 5 है, बराबर 3 इंटू पुत्र की आयु कितनी है, 22 + 5 है। तो इस तरीके से देखो एक समीकरण बन जाएगा।
x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 पंचे 15, और इस तरीके से एक समीकरण यहां से बन जाएगा x प्लस 5 बराबर, इधर ले आओ 3y, इधर ले आओ माइनस का 3y हो जाएगा, और इधर 15 है, ये 5 इधर ले जाओ माइनस का 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो x माइनस 3y बराबर में 10। अब एक बढ़िया और सुंदर समीकरण बन गया। ठीक है, 5 वर्ष बाद की आयु में यह संबंध है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक, क्लियर बात है। अब दूसरी शर्त समझो प्रश्न की। प्रश्न की दूसरी शर्त यह है कि 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व की बात कहने लगा, तो दोनों 5 वर्ष पूर्व की दोनों की आयु निकालो, 5 5 घटा दो। तो आपको यहां क्या करना है, पुनः 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व, तो x में से 5 घटाओ, और इसी प्रकार उसके 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, y में से 5 घटाना है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु ये हो गई। इसमें क्या संबंध है, तब प्रश्नानुसार देखो क्या होगा, तब प्रश्नानुसार क्या करना है आपको, तब प्रश्न के अनुसार ऐसा दिया गया है कि जो जैकब की आयु है, जैकब की जो आयु है वो कितनी है, पुत्र की आयु की क्या गुनी है, देखो ध्यान दें, पुत्र की आयु की कितनी गुनी है। प्रश्न में लिखा होगा कि पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी बराबर जैकब की आयु, जैकब की आयु 7 गुनी थी, तो पुत्र की भी 7 गुनी करोगे तभी तो बराबर बराबर होगा। तो जैकब की आयु देखो कहां है, जैकब की आयु ये लिखिए x माइनस 5 बराबर 7 गुणे पुत्र की आयु कितनी है, y माइनस 5। तो इस तरीके से देखो एक समीकरण यहां से बन जाएगा। क्या करना है आपको, x अपना ज्यों का त्यों, माइनस 5 ज्यों का त्यों, बराबर का निशान 7 का अंदर गुणा करो, 7y माइनस 7 पंचे 35 लिखना है। ठीक है, अब देखो ये इधर ले आओ और एक बढ़िया सा सुंदर समीकरण और यहां तैयार हो जाएगा। x अपना ज्यों का त्यों, ये y इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 7y बराबर, और ये माइनस में लिखा है 35, और यहां से ये माइनस का 5 इधर, इसमें यहां पर प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहां से देखिए x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 मिल जाएगा। ये कि दूसरा समीकरण। अब बोलो, 2 समीकरण तैयार हैं आपके सामने, और इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो, कर सकते कि नहीं। दोनों को आपको ये भी देखो होमवर्क में यहां छोड़ देते हैं। क्या करना है, ये दोनों समीकरण जो है, पहला समीकरण है x माइनस 3y बराबर 10, दूसरा समीकरण है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। इन दोनों को आपको हल करना है, आपके लिए काम है। ठीक है, जो x का मान निकलेगा वो जैकब की वर्तमान आयु हो जाएगा, जो y का मान निकलेगा वो उसकी पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका। तो बच्चों इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, और इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण विधि है जिसको कहते हैं विलोपन विधि, उसको आप लोग कल वाले क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा। किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, कुछ नहीं, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, है ना। अगर किसी को कोई समस्या या कोई परेशानी या कोई किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।